जिसने भी इस पुल को देखा पहली बार में समझ नहीं पाया कि हो क्या रहा है, इसीलिए एक बार रिवाइंड करके देखिए। एक कच्चे से दिखते रास्ते पर ट्रक आ रहा है, जहां कुछ लोग खड़े होकर ट्रक को देख रहे हैं। पीछे से वीडियो बनाया जा रहा है। अचानक ट्रक एक तरफ झुकना शुरू होता है। लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि ट्रक पलटेगा। फिर वही होता है जो सोचा गया, ट्रक पलटने लगता है। लोग भागते हैं, किसी तरह जान बचाते हैं। ट्रक पूरा पलट गया। लेकिन ये क्या हो रहा था? असल में खबर महाराष्ट्र के बीड जिले की, जहां छात्रों ने एक सड़क बनाने की मांग की। उसी नए रास्ते का निरीक्षण करने इंजीनियर पहुंचे, लेकिन नए रास्ते पर निरीक्षण के दौरान ही ट्रक पलट जाता है। अब सवाल उन इंजीनियर पर उठ रहा है जिनके निरीक्षण में ट्रक पलट गया। कहा जा रहा है कि निरीक्षण था या फिर जनता को जागरूक करने का एक अनोखा अभियान कि देखो सरकारी रास्ते ऐसे भी बन सकते हैं जहां ट्रक तक पलट जाएगा, इसलिए अपनी जान बचाने की जिम्मेदारी खुद उठाओ। गुजरात के पुलों की तो अलग ही कहानी चल रही है, जहां अब अहमदाबाद में 3 साल से बंद पड़े पुल को 4 करोड़ रुपए में तोड़ा जा रहा है। ये वो पुल है जो 2017 में दावा है कि 42 करोड़ की लागत से बना, लेकिन 4 साल में पुल की हालत ने बता दिया कि उसमें ईमानदारी की सीमेंट कम और भ्रष्टाचार की बालू ज्यादा है। नतीजा 3 साल से बंद पड़ा पुल जो 42 करोड़ में बना, अब 4 करोड़ में तोड़ा जाएगा। बस गनीमत है कि ये 4 करोड़ रुपया जनता से नहीं बल्कि पुल बनाने वाली कंपनी से लिया जाएगा। अहमदाबाद के जर्जर हाटकेश्वर ब्रिज पर फिलहाल मेरी मौजूदगी है। ये वही ब्रिज है जो कि पिछले 3 साल से अहमदाबाद नगर निगम के लिए सिरदर्द बन चुका है। इस ब्रिज को तोड़ने के लिए 3 से 4 बार टेंडर की प्रक्रिया की गई, लेकिन तोड़ने के लिए किसी भी कंपनी ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। आखिरकार अब गणेश इंफ्रा नाम की कंपनी ने 3.90 करोड़ के खर्च से इस हाटकेश्वर जो कि जर्जर ब्रिज है, इसे तोड़ने के लिए परमिशन ले ली है और स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से ये मंजूरी दे दी गई है। अब ये हाटकेश्वर ब्रिज जो कि साल 2015 के अंदर बनाने की शुरुआत अजय इंफ्रा कंपनी की तरफ से 42 करोड़ के खर्च से की गई थी, यह ब्रिज जो 2017 के अंदर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए शुरू कर दिया गया था, अब उसे आखिरकार तोड़ा जाएगा। आप तस्वीरों में भी देखिए किस प्रकार का जो पूरा मटेरियल इसके अंदर इस्तेमाल किया गया था वो यहाँ पे दिख रहा है। और ये पूरा ब्रिज, इसकी स्टेबिलिटी रिपोर्ट मांगी गई थी साल 2022 में, और 2022 में जो स्टेबिलिटी रिपोर्ट इसकी सामने आई उसमें कहा गया कि ये ब्रिज जर्जर है। साल 2021 के बाद से लगातार 2 से 3 बार इस ब्रिज को रिपेयर किया गया था, जो कि 2015 में इस ब्रिज को बनाने की शुरुआत हुई और 2017 में ये ब्रिज जब शुरू हुआ तो इस ब्रिज का जो खर्चा था वो 42 करोड़ रुपए इस ब्रिज को बनाने में खर्च हुए थे। लेकिन ये ब्रिज महज 5 सालों में जर्जर हो गया और 2022 से लगातार ये ब्रिज सभी प्रकार की वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। उसको डेमोलिशन करने का निर्णय महानगर पालिका ने लिया है। उसका करीब एक्सपेंसिव 3 करोड़ 90 लाख के आसपास आएगा और इसका वर्क ऑर्डर नेक्स्ट 15 दिन में कॉन्ट्रैक्टर गणेश कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया जाएगा और 6 महीने में पूरा हाटकेश्वर ब्रिज का वो डेमोलिशन करेंगे। जो इसका खर्चा आएगा, एक्सपेंसिव आएगा, वो पुरानी जो कंपनी है अजय इंफ्रा, उसके पास से लिया जाएगा। आपको हम लगातार खबरदार करते हैं तो असर होता है। जैसे कल आपको सूरत में कमजोर पुल के भरोसे जनता की जान छोड़े जाने की खबर दिखाई। अब बड़ी खबर ये है कि आज तक पर सूरत के पुल की रिपोर्ट चलने के बाद अधिकारी जाग गए हैं। सूरत में तापी नदी पर बने कमजोर ओवरब्रिज का निरीक्षण करने आज जिला अधिकारी पहुंचे। अगले 25 दिन में ओवरब्रिज की मरम्मत करने का आदेश दिया गया। साथ ही जिले के सभी ओवरब्रिज की जांच का आदेश हुआ है। आज तक की टीम पहुंची है इस वक्त सूरत के कामरेज इलाके में और ये नेशनल हाईवे नंबर 48 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप हाईवे की हालत देखेंगे तो ये तापी नदी पर जो ब्रिज बना हुआ है और इस ब्रिज की हालत आप देखेंगे कि यहाँ से वाहन जो है निकलते हैं, क्योंकि ये देखिए अब टूटा हुआ है। अगर इंसिडेंट कोई होता है तो आप सीधे नदी में जाकर गिरेंगे। ये जो लोहे का यहाँ पाइप लगाया हुआ है, ये इतने इलाके में ये भी कटा हुआ नजर आ रहा है। और ये जो प्लेट है, ये प्लेट के जरिए हम आपको दिखाएंगे। ये प्लेट जो है ये पहले
1 फीट की हुआ करती थी इस जगह पर, अब ये बढ़कर 7 फीट की हो गई है। और इसी 7 फीट की प्लेट से जो वाहन चालक है निकलते हैं, छोटे वाहन हो बड़े वाहन हो, वो सभी इसी से ही निकलते हैं। और ये बहुत ही जोखिम भरा है, क्योंकि जब भी वाहन यहाँ से निकलते हैं तो ये जंप करता है। आप देखेंगे लोहे की जो प्लेट लगी है, ये प्लेट जंप करती है, उसके साथ में वाहन भी यहाँ पे जंप करते हैं। तो जब आप हाईवे पे यहाँ सफर कर रहे हो और अचानक से व्हीकल आपका जंप कर दे तो आपको डर का एहसास भी होगा। तो आप देखेंगे कि ये प्लेट के सहारे ये ओवर ब्रिज चलाया जा रहा है, कई सालों से चलाया जा रहा है। देखिए पूरा नेशनल हाईवे है 48, ये ब्रिज पिछले 10 साल से, इसमें 4-5 साल से ये हालत है प्लेट की। अच्छा, प्लेट हो जाती है बेंड होने पर ओवरलोड गाड़ी वहाँ से निकलेगी, बाइक वाला यहाँ से गेंद की तरह उछलता है। के बाद तो हमको यहाँ से खूब डर लग रहा है कि हमारा भी ये हाल नहीं हो जाए या हमारा कोई रिश्तेदार का भी यहाँ ऐसा हाल नहीं हो जाए। सर ये बताइए कि ये प्लेट कितने सालों से चल रही थी और अब इसका क्या विकल्प है, किस तरह से रिपेयर किया जाएगा? हम लोगों ने 20-25 दिन पहले ही ये प्लेट जो है वो चेंज करी हुई थी। टेक्निकल कारणों से बेसिकली जो ये ट्रैफिक है ये हम लोग वैसे भी डाइवर्ट करने वाले थे। हम लोगों ने एक बार इसका फिर से जायज़ा लिया है और इमरजेंसी में ये थोड़ा ब्रिज को बंद करके हम लोग इसको आज डाइवर्ट कर रहे हैं। जो एना से जो केम एना ब्रिज है वहाँ से ट्रैफिक डाइवर्ट करके इसका जो इसकी मरम्मत है, जो प्रॉपर इसमें प्लेट में भी कोई टेक्निकली वैसे कुछ खामी नहीं है, बट फिर भी एक मेंटल सेफ्टी के हिसाब से जो हम लोग ये करने वाले हैं। आगामी 20 से 25 दिनों में जो है इसको हम लोग पूरा करेंगे। दिल्ली एनसीआर में फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। पिछले 2 दिनों में दिल्ली शहर में ये दूसरा झटका है। भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर में बताया जा रहा है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.7 मापी गई। छांगुर बाबा के मामले में जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, उससे ये बात साफ हो गई है कि ये सिर्फ धर्म परिवर्तन का मामला नहीं है, बल्कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और बेशुमार काली कमाई का एक गहरा जाल है, जिसके राज धीरे धीरे खुल रहे हैं। छांगुर बाबा को 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिलने का खुलासा हुआ है। उसे तुर्की और पाकिस्तान से भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए फंडिंग मिल रही थी। छांगुर बाबा को लेकर एटीएस की कमांडो टीम यहां पर निकल रही है। ये पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी मौजूद हैं। छांगुर बाबा को पकड़ने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस में उसके कितने एजेंट हैं? थाने पर तहरीर देने के लिए हम गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उत्तर प्रदेश पुलिस में कितने अफसर हैं जो छांगुर बाबा के इशारे पर काम करते हैं? एप्लीकेशन पुलिस विभाग में दिया, पुलिस विभाग में कोई सुनवाई नहीं हुई। यूपी पुलिस में वो कौन से अफसर थे जिन्होंने छांगुर बाबा के धर्मांतरण के गोरख धंधे पर आंख नाक कान बंद कर रखा था? वो तो पूरा फुल चाहता था कि धर्मांतरित हो जाओ, हम आपको पैसा देंगे, आप मुस्लिम हो जाइए। आपको मुकदमे में भी फंसाने की कोशिश की? वो मुकदमे में फंसाया तो नहीं, लेकिन मुकदमे में फंसाने का धमकी दे रहा था। वो प्रताड़ित, हाँ जान से भी आपको मरवा देंगे। धर्मांतरण का सबसे बड़ा सिंडिकेट चलाने वाला छांगुर बाबा भले ही आज कानून की गिरफ्त में हो, लेकिन फिर भी दावा है पुलिस उसके सताए लोगों की मदद नहीं कर रही। छांगुर बाबा 5 जुलाई को अरेस्ट हो गया, उसके बाद ये घटना 7 तारीख की घटना, इसी 7 तारीख की। उसके बाद फिर 8 तारीख को फिर तीनों लोग मुझे घात लगाकर बैठे हुए थे, फिर मुझे पकड़े और गाली दिए, दौड़ाए, हमको जान बचा करके शिकायत की। जी हाँ, हम पहली बार तो उतरौला कोतवाली के रेंज में आता है 7 तारीख वाला मामला, हम कोतवाल साहब को अपना दरखास्त देकर के आए थे। कुछ हुआ? उन्होंने आश्वासन दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं होगी, जाओ शांति बना के अपने घर पे लेटो बैठो। कोई तो FIR हुई? FIR नहीं दर्ज हुआ अभी तक। सोचिए, जिस छांगुर बाबा का आलीशान घर जमींदोज किया जा चुका है, जिस छांगुर बाबा की गर्दन कानून के शिकंजे में है, फिर भी उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले दावा करते हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही। क्या इसकी वजह छांगुर बाबा की अकूत दौलत है, जिसके दम पर बरसों तक कानून के लंबे हाथ जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा तक नहीं पहुंचे? थाने पर तहरीर देने के लिए हम गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि जहां हम जाते थे वहां कोई सुनवाई नहीं होती थी। बाबा के पास इतना दौलत और पैसा था कि बाबा अगर कचहरी के गेट के अंदर रखता था पैर तो
10-20 वकील तो चले जाते थे बाबा का स्वागत करने के लिए। इस तरीका का जो है मतलब उसका जलवा था। छांगुर बाबा की सबसे बड़ी ताकत उसकी बेशुमार दौलत रही। पिछले 3 साल में छांगुर बाबा को 100, 200 या 300 करोड़ नहीं बल्कि 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिलने का दावा है। इनमें 200 करोड़ रुपए की तो पुष्टि भी हो चुकी है। बाकी 300 करोड़ रुपए नेपाल के जरिए भेजे गए, जिसमें हुंडी से फंडिंग की गई। इस विदेशी फंडिंग के लिए काठमांडू, नवलपरासी, रूपंदेही और बाकी जैसे नेपाल के सीमावर्ती जिलों में 100 से ज्यादा बैंक खाते खोले गए, जिनमें मुस्लिम देशों से पैसा आया। भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के मकसद से दावा होता है कि छांगुर बाबा को पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की से पैसों की बरसात हुई और इस विदेशी फंडिंग को नेपाल के 4 एजेंट 4 से 5% कमीशन पर छांगुर तक पहुंचाते थे। काफी बड़ी मात्रा में फॉरेन फंड्स भी प्राप्त किए गए। धर्मांतरण के लिए एक रेट कार्ड थे जो इनके एजेंट्स को धन दिया जाता था, काफी बड़ी अमाउंट में था। जो फॉरेन फंडिंग हुई वो लगभग 40 अकाउंट्स में आई। दावा है कि विदेशों से मिली इसी बेशुमार दौलत के दम पर छांगुर बाबा बलरामपुर में बेताज बादशाह बनने लगा। जिसकी तूती बोलती थी उसकी इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। दावा है कि बलरामपुर में तैनात पुलिस अफसर उसके गुलामों की तरह काम करते थे, जो उसके इशारे पर चलते थे। एसपी नर्मदा श्रीवास्तव, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं किया, हमारा FIR फाड़ के फेंक दिया। मतलब आपने जब कहा कि कोई धर्मांतरित करने के लिए प्रताड़ित कर रहा है तो एप्लीकेशन ही फाड़ दिया और कहा कि बाबा के खिलाफ मत जाइए, बाबा एक पीर फकीर है। छांगुर बाबा के खिलाफ कार्रवाई के बाद उसके सताए लोगों ने इस तरह के दावों की झड़ी लगा दी है। आज तक ने छांगुर बाबा के अत्याचार के पीड़ित लोगों से बात की, जिन्होंने छांगुर बाबा की धर्म बदलने की बात न मानकर फर्जी मुकदमों का सामना किया है। उन्होंने धमकी देना शुरू कर दिया अपने आदमियों के द्वारा कि आपको जान से मरवा देंगे, आप पे मुकदमा लिखा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर हम लोग वहाँ से एप्लीकेशन पुलिस विभाग में दिया, पुलिस विभाग में कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद जो है अब हरजीत कश्यप से मिलिए, जो छांगुर बाबा के यहाँ मुंशी का काम करता था। इन्हें भी छांगुर ने धर्म बदलने के लिए पहले पैसे का लालच दिया और फिर दावा है कि बात न मानने पर फर्जी मुकदमे लाद दिए। पैसे के लालच में कोई हर आदमी नहीं करता है। मैंने उसको जवाब दिया जब, तो हमारे ऊपर एक्शन लिया। नवीन ने हमारे गिरवान को भी पकड़ा, गाली भी दिया। और नवीन रोहरा गाली भी दिया, हमको धमकियां भी दिया कि मैं ऐसा कर डालूंगा, वैसा कर डालूंगा। 2-3 दिन हमको धमकी मिली, उसके बाद वहां से हम चले आए। क्या थाना की रहने वाली है वो, और बलात्कार का मुकदमा हमारे ऊपर लिखवा दिया। बात यही नहीं रुकी। दावा है कि छांगुर बाबा ने इसके बाद हरजीत कश्यप को बयान वापस लेने को भी कहा। और उसके आगे उसके सामने कोई चलती नहीं थी हम लोगों की, तो किससे बताया? आप बताइए। बताने जाते थे, रोक लिया जाता था। ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था, क्यों नहीं सुनते थे? पैसे के बल पर। आप देख रहे हैं इस समय जो है, आप खुद देख लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए उसकी दौलत शोहरत कहाँ से आ गया। एक अंगूठी बेचने वाला इतने पैसे का प्रॉपर्टी का मालिक हो गया, कहाँ से दौलत इसके पास आ गई? कुछ तो राज है इसके अंदर। क्या पैसे के दम पर उससे मिले थे? और क्या, कोई नहीं सुनवाई। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि भले ही छांगुर बाबा पुलिस की गिरफ्त में हो, उसका नेटवर्क ध्वस्त होने के दावे हो रहे हों, लेकिन दावा है कि उसकी तरफ से अब भी पीड़ितों को धमकाया जाता है और उत्तर प्रदेश पुलिस आरोप है कि तमाशबीन बनी हुई।